जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, ब्रिटेन के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट टेम्पेस्ट प्रोग्राम के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे और ब्रिटेन ये भी चाहता है कि भारत इस प्रोग्राम में उसका साथ दे। मतलब इस प्रोग्राम का पार्टनर के हिसाब से अब ब्रिटेन द्वारा इटली और स्वीडन के बाद भारत को भी शामिल करने के लिए प्रयास चलाया जा रहा है। पर दोस्तों, इन बातों के अलावा क्या आप लोगों को पता है कि क्यों ब्रिटेन भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहता है? ऐसा क्या कारण है जो कोई और देश ब्रिटेन को उस मामले में मदद नहीं कर सकता है और स्वीडन और इटली जैसे देश इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के बावजूद भारत के कमी को पूरा नहीं कर सकते? और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन्हीं कारणों के बारे में बताऊंगा, जबकि साथ में ये टेम्पेस्ट प्रोग्राम के तहत ब्रिटेन द्वारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है वो कितना ताकतवर होगा और उसमें भारत द्वारा क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा और भारत को इससे क्या फायदा मिल सकता है उसके बारे में बताऊंगा। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, सोर्सेस के मुताबिक BAE सिस्टम कंपनी एंड एरोस्पेस और ब्रिटेन के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ टेम्पेस्ट प्रोग्राम को लेके बातचीत किया जा सकता है। दोस्तों, ये बातचीत इंडिया में अगले साल फरवरी महीने में आयोजन होने वाला एयर शो एरो इंडिया 2021 के दरमियान हो सकता है और ब्रिटेन के भारत के साथ बातचीत करने के पीछे असल मकसद भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम में शामिल कराना है। दोस्तों, पहले भी ब्रिटेन की तरफ से ये जताया जा चुका है कि ब्रिटेन चाहता है कि भारत इस प्रोग्राम में इटली और स्वीडन के जैसे ज्वाइन करे ताकि ब्रिटेन आसानी से यूरोप के दूसरे ऐसे ही एक प्रोग्राम FCAS जो फ्रांस, जर्मनी और स्पेन द्वारा ज्वाइंटली बनाया जा रहा है उसे काउंटर कर पाए। वैसे अगर देखें तो ब्रिटेन खाली अकेला इस प्रोजेक्ट में भारत का साथ नहीं चाहता है, बल्कि ब्रिटेन का कॉम्पिटिटर मतलब फ्रांस की तरफ से बनाए जाने वाले FCAS प्रोग्राम में भी फ्रांस भारत का साथ चाहता है। और इन दोनों प्रोजेक्ट में ही भारत को शामिल करने के पीछे असल कारण तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से कुछ खास कारण इंडिया के जरूरत, इंडिया के टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर होना, सुपीरियर इंजीनियरिंग और इंडिया के पास इन एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करना और एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में एफोर्ड करने लायक पैसे का मदद करने का क्षमता भी शामिल है। दोस्तों, ब्रिटेन के इस प्रोजेक्ट के तहत इन एयरक्राफ्टों को 2040 में ऑपरेशनल होना है, जो आसानी से यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को उस समय रिप्लेस कर पाए। जबकि फ्रांस और जर्मनी भी इसी टाइमलाइन के तहत ही आगे बढ़ रहा है ताकि वो अपने एयरफोर्स से राफेल और यूरोफाइटर टाइफून दोनों को ही रिप्लेस कर पाए। दोस्तों, स्पेसिफिकली भारत किस तरीके से इन प्रोजेक्टों में मदद कर सकता है और भारत को इससे क्या मदद मिल सकता है उसे जानने से पहले चलिए जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या ऐसा खासियत है। दोस्तों, टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट के तहत जो 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है उसमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के हर एक फीचर शामिल होगा। जहां पे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ फीचर को एक प्रमुखता दिया गया है, वहीं पे 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रमुख कंपोनेंट होगा। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों का एक सबसे बड़ा खासियत अनमैन होना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा एयरक्राफ्टों को परिचालन करने का क्षमता होगा। दोस्तों, BAE सिस्टम के द्वारा हाल ही में खुलासा किया गया है कि इन एयरक्राफ्टों को ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि ये पायलटों द्वारा भी ऑपरेट किया जा पाए और अनमैन हिसाब से भी ऑपरेट किया जा पाए। खास करके जिन मिशनों में पायलटों के लाइफ के ऊपर रिस्क होगा वहां पे एयरक्राफ्टों को अनमैन तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और ये एयरक्राफ्ट आसानी से दूसरे एयरक्राफ्टों को भी डाटा रियल वर्ल्ड सिचुएशन में भी ट्रांसफर कर पाएगा और दूसरे एयरक्राफ्टों के द्वारा भी एयरक्राफ्टों को ऑपरेट किया जा पाएगा। इवन BAE सिस्टम द्वारा यह भी खुलासा किया गया है कि इसका डाटा ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन के बीच में दुश्मन के कोई भी जैमिंग सिस्टम बाधा नहीं डाल पाएगा। BAE सिस्टम द्वारा यह भी खुलासा किया गया है कि इसे ऑपरेट करने के लिए एक वर्चुअल सिस्टम का डेवलपमेंट भी किया जा रहा है जो एयरक्राफ्टों को ग्राउंड में रह के ही परिचालन कर पाएगा। इवन इसके लिए BAE सिस्टम एक वर्चुअल को पायलट कॉन्सेप्ट को भी रखा है, मतलब पायलट के फ्लाई के दरमियान वर्चुअली को पायलट द्वारा एयरक्राफ्टों के बहुत सारे कंपोनेंटों को मैनेज किया जाएगा ताकि पायलट टोटली फाइटर एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस और मैन्यूवरेबिलिटी के ऊपर ध्यान दे पाए। दोस्तों, इसके अलावा एयरक्राफ्टों का और एक खास बात यह होगा कि ये एयरक्राफ्ट खाली रिमोटली कंट्रोल नहीं हो पाएगा बल्कि खुद भी दूसरे चीजों को रिमोटली कंट्रोल कर पाएगा, खास करके स्वार्म ड्रोन। BAE सिस्टम द्वारा यह भी खुलासा किया गया है कि टेम्पेस्ट प्रोग्राम के तहत जो फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाया जा रहा है वो स्वार्म ड्रोन को कंट्रोल कर पाएगा और ये आसानी से दुश्मन के अंदर घुस के दुश्मन को कंफ्यूज करना नहीं बल्कि दुश्मन के हर एक डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त भी इन स्वार्म ड्रोनों के माध्यम से कर पाएगा। दोस्तों, स्वार्म ड्रोन कॉन्सेप्ट वैसे तो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसे टोटली 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट के तहत ही देखा जा रहा है। स्वार्म ड्रोन असल में एक ड्रोन का झुंड होता है जो एक ही तरीके का ऑपरेशन के लिए डिजाइन और डेवलप किया जाता है। मतलब एक के जगह में एक से अधिक ड्रोनों का एक साथ इस्तेमाल करना ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम, दुश्मन के जैमर्स और रैडर्स को कंफ्यूज किया जा पाए। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों का जो सबसे एडवांस तरीन कंपोनेंट होगा वो होगा इसका इंजन। इंजनों को लेके अब तक BAE सिस्टम द्वारा जो खुलासा किया गया है उनके मुताबिक BAE सिस्टम द्वारा टेम्पेस्ट प्रोग्राम के लिए जो इंजन बनाया जा रहा है
वो अब तक के दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे आधुनिक और सबसे एडवांस तरीन इंजन होगा। दोस्तों BAE सिस्टम के मुताबिक ये नया इंजन एडेप्टिव साइक्लिक इंजन या फिर वेरिएबल साइक्लिक इंजन होगा, जो टोटली नेक्स्ट जनरेशन का टेक्नोलॉजी है। दोस्तों इस इंजनों का मेन फीचर होगा कि ऑटोमेटिकली अपने सिचुएशन मुताबिक अपने थ्रस्ट को एडजस्ट कर पाएगा, चाहे वो सुपरसोनिक, सबसोनिक या ट्रांससोनिक रफ्तार में हो। और BAE सिस्टम के इन इंजनों का डेवलपमेंट यूके के रॉयल्स रॉयस कंपनी द्वारा किया जा रहा है। और BAE सिस्टम के बाद रॉयल्स रॉयस की तरफ से जो खुलासा किया गया वो तो और भी कई खासियतों के बारे में बताता है, जैसे कि ये दुनिया के सबसे कम नॉइस पैदा करने वाला इंजन होगा, जबकि सबसे कम फ्यूल कंबस्शन के साथ ज्यादा से ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करने का क्षमता भी इस इंजन के पास होगा। इंजन आकार में छोटा होगा, लेकिन हाई टेम्परेचर सहन करने का क्षमता इन इंजनों का दुनिया के किसी भी इंजनों के तुलना में काफी ज्यादा होगा। रॉयल्स रॉयस कंपनी की तरफ से यह भी खुलासा किया गया है कि इंजनों के कंपोनेंट्स और एडवांस मटेरियल के ऊपर रिसर्च कंप्लीट हो चुका है और रॉयल्स रॉयस इंजनों को डेवलप करने के प्रोसेस में कई हद तक आगे बढ़ चुका है। एयरक्राफ्टों के रडार्स और सेंसर्स का डेवलपमेंट करने का काम लियोनार्डो कंपनी को दिया गया है और लियोनार्डो कंपनी के मुताबिक इसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि कुछ ऐसे भी सेंसर्स होगा जो अब तक के सेंसर्स के तुलना में करीबन 1000 गुना स्पीड से डेटा ट्रांसमिशन और डेटा को कंट्रोल कर पाएगा। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के अलावा एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला हथियारों को लेके जो कंपनी की तरफ से मदद किया जा रहा है वो है यूरोप के सबसे घातक हथियार बनाने वाला कंपनी MBDA के बनाया हुआ मीटियोर मिसाइल तो इसमें रहेगा ही, जबकि MBDA के तरफ से कुछ अन्य हाइपरसोनिक मिसाइल और डायरेक्ट एनर्जी वेपनों के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जो इन एयरक्राफ्टों के क्षमता को और गुना बढ़ाएगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि टेम्पेस्ट और FCAS प्रोग्राम दोनों के लिए ही क्यों भारत को इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और क्यों बार बार भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों दोनों देशों को ही जो सबसे बड़ा मदद भारत से चाहिए वो है फंडिंग और भारत के सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग स्किल को लेके। दोस्तों यूरोप के देश फिलहाल इस महामारी के बाद एक तरीके से आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जबकि इन देशों का जरूरतों को भी देखे तो ज्यादा संख्या का फाइटर एयरक्राफ्ट इनका जरूरत भी नहीं है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट को रन करने के बाद अगर सिर्फ कुछ 100 फाइटर एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाला डेवलपमेंट कॉस्ट को भी रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। इवन इससे फाइटर एयरक्राफ्टों के यूनिट कॉस्ट भी बढ़ेगा और अगर किसी भी एयरक्राफ्ट या किसी भी हथियार को डेवलप किया जाता है और उसे बेचा जाना संभव नहीं होता है तो एक तरीके से प्रोजेक्ट का फेलियर का कारण भी बनता है। और दोस्तों इस तरीके का फेलियर ना हो बोल के भारत को इसका पार्टनर बनाया जा रहा है ताकि भारत अपने जरूरत के हिसाब से फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदे और यूरोप का जो बजट का इशू है उसे भी पूरा करने के लिए डेवलपमेंट कॉस्ट को बेयर करे। और दोस्तों इसका जो दूसरा रीजन है वो है भारत के पास जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने का क्षमता और हार्डवेयर इंजीनियरिंग का स्किल वो है। दोस्तों एक तरीके से भारत को अब दुनिया के सबसे लीडिंग सॉफ्टवेयर बनाने का देश माना जाता है। भारत के अंदर जिस तरीके से IT इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है, ये भी एक प्रमुख कारण है कि भारत को 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट में अगर शामिल नहीं किया जाएगा तो इन देशों के लिए इसे डेवलप करना कितना मुश्किल या टाइम टेकन हो सकता है। भारत के इन स्किल के अलावा भारत के पास जो मैन्युफैक्चर करने का क्षमता है वो भी इन एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग को आसान बना सकता है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि अगर यूरोप के कोई भी देश भारत के साथ मैन्युफैक्चरिंग को लेकर समझौता करता है तो इन एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने में समय और लागत लगभग आधा किया जा सकता है। और अगर भारत इसमें शामिल होता है तो भारत को जो फायदा होगा वो है अपने खुद के एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का बेहतरीन मौका और इन एयरक्राफ्टों से हासिल किया गया टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी। दोस्तों इवन भारत पहले भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट के लिए ज्वाइंट वेंचर में रशिया के साथ जुड़ चुका है, जो एक तरीके से सफल नहीं हुआ। मतलब भारत ज्वाइंट वेंचर में दूसरे देशों के साथ भी आगे बढ़ सकता है अगर भारत को सुइटेबल कंडीशन और सुइटेबल ऑफर मिले। और अगर यूके भारत को कन्विंस करने में सफल होता है तो माना यह भी जा रहा है कि भारत की तरफ से भी इसे लेके पॉजिटिव जेस्चर दिखाया जाएगा और यूके के साथ इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।